Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Very good morning to all of you. But as we know that we have started the new topic, the new chapter called Anatomy in Flowering Plants. So we have started the new chapter called Anatomy. Okay? So Anatomy of Flowering Plants. Anatomy of flowering plants we have started, and in anatomy we have to study the internal structure of the plant. हमें plant का internal structure पढ़ना है. जैसे मैं पिछली बार कह चुका हूँ इससे previous lecture में कि morphology कहते हैं when you are studying the external appearance of the living organism, that's called morphology, either it's plants or it's animal. तो इसी तरह है when we are going to study the internal structure of the living organism, it's called anatomy. And when we are going to study the process, the mechanism of working in living organisms, that's called physiology. So in anatomy, what we need to study in plants? We need to study in plants the internal structure. And if we see the internal structure of plants, अगर हम plant का internal structure देखेंगे, वहाँ हमको tissues नजर आएंगे. यानी कि आप stem ले लो, आप root ले लो, आप लीफ ले लो, तीन ही चीज प्लांट में आपको नजर आएंगी. नॉर्मली तीन ही चीज, और किसी पर्टिकुलर सीजन में चौथी चीज वो फ्लावर नजर आती है. तो असल में तीन ही चीज है, एक लीफ है, एक रूट है, एक स्टेम है. तो बेटा अगर इन तीनों को हम अंदर से देखेंगे, तीनों कंपोज होते हैं टिश्यू से. तो दैट मीन्स इन एनाटॉमी वी हैव टू स्टडी द टिश्यू. दिस वी हैव I have introduced to you people in the previous lecture. That was lecture number 1, and this is anatomy of flowering plants, lecture number 2. This is the second lecture regarding anatomy. और उसके बारे में हमने कहा कि कुछ contributions, कुछ personalities की, botanists की, scientists की कुछ contribution है. तो उसके बाद हमने tissue definition को define किया कि tissue किसको कहते हैं. हमने कहा कि it's a mass of cells, it's a group of cells. सिमिलर और डिसिमिलर इन शेप. वो मॉस ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, जो सिमिलर हो या डिसिमिलर इन शेप हो, इसकी कोई कैद नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं. बट दो चीजें इनके लिए अहम है, 2 पॉइंट टिश्यूज के लिए. ग्रुप ऑफ सेल्स का होना तो है, एक तो ग्रुप ऑफ सेल्स का होना, वो ग्रुप ऑफ सेल्स चाहे सिमिलर हो या डिसिमिलर हो, इसकी ये कोई चीज ये जरूरी नहीं. वो डिसिमिलर भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, मगर जरूरी क्या है? जरूरी है द ग्रुप ऑफ सेल्स must be common in origin as well as same in function. यानी कि कॉमन फंक्शन और कॉमन ऑरिजिन उनका होना चाहिए. तो बहरहाल उसके बाद मैंने आपको समझाया कॉलोनी और टिश्यू में क्या फर्क है. तो उसके बाद हमने कहा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्चुअली लफ्ज मेरिस्टम से निकला है. मेरिस्टम जो है, मेरिस्टम हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन. वो रीजन जहां पे एक्टिव सेल डिवीजन, सेल्स डिवाइड एक्टिवली हो रहे हैं, उस रीजन को हम मेरिस्टम कहते हैं. और मेरिस्टम लफ्ज डिराइव हुआ है मेरिस्टॉस से. मेरिस्टॉस का मतलब है डिवाइडेड और डिविजिबल. इसका मतलब है ये जो मेरिस्टम्स है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, क्योंकि कॉल नेगेली ने कहा ना बेटा कि टिश्यूज 2 किस्म के होते हैं. एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू. ये हमने पढ़ लिया है पिछले लेक्चर में. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जो ऑलवेज डिवाइडिंग हो रहे हैं, और इनके डिवीजन से जो टिश्यूज, जो सेल्स बन रहे हैं, वो परमानेंट बना रहे हैं. तो 2 ही टिश्यू पूरे प्लांट में आपको नजर आएंगे. कुछ टिश्यू कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहे होंगे, और जो उन डिवीजन से सेल्स बन रहे होंगे उनसे परमानेंट टिश्यू बन रहा होगा. तो 2 ही टिश्यूज आपको प्लांट में नजर आएंगे. उसके बाद हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टार्ट किया था. कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सबसे पहली बात हमने कही थी इसकी क्या खुसूसियत है इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की. तो अगर हम यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे फोकस करें, यानी कि हमको क्या पढ़ना है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की खुसूसियात, खूबियां, इनके डायग्नोस्टिक फीचर्स, वो सिफात, वो खूबियां, वो फीचर्स इस टिश्यू के जिससे आप पहचान सकेंगे कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है. सबसे पहली इनकी क्या सिफत है? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं. अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. वो क्या होता है अनडिफरेंट? ये मैंने पिछली बार भी समझाया आपको. जब प्लांट एक ही सेल थी, ऐसे जब ये सीड में एक ही सेल थी,
ये डिवाइड हो गई, ये डिवाइड हो गई इनटू 2 सेल्स। मैं इसको डिवाइड ऐसे करता हूं 2 सेल्स। इसका मतलब है ये मेरिस्टेमेटिक सेल थी। ये क्या थी? ये M मैं लिखूंगा मेरिस्टेमेटिक सेल थी। इसने 2 सेल्स को जन्म दिया। एक सेल उसमें उसी तरह अभी भी पावर ऑफ डिवीजन बाकी है जिस तरह इसमें है, मगर एक सेल में पावर ऑफ डिवीजन लूज हो गया, उसको हम कहेंगे P सेल, परमानेंट सेल। ठीक, तो अब मेरिस्टेमेटिक सेल और परमानेंट सेल नंबर 1 बन गई। अब इस मेरिस्टेमेटिक सेल ने फिर क्यों, अब इसमें इन दोनों में से दोनों डिवाइड नहीं हो जाएंगी, इनमें से एक ही सेल डिवाइड हो जाएगी, वो है मेरिस्टेमेटिक। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड हो जाएगी 2 सेल्स में, एक बन जाएगी मेरिस्टेमेटिक सेल, एक बन जाएगी परमानेंट। इस वक्त P2 और P1 ऑलरेडी है। उस वक्त फिर ये मेरिस्टेमेटिक डिवाइड हो जाएगी 2 सेल्स, एक सेल और 2 सेल, ये M सेल मेरिस्टेमेटिक सेल, ये परमानेंट 3, परमानेंट 2 और परमानेंट 1 ऑलरेडी वहां है। इसका मतलब है जो ये डिवीजन हो रहा है, जितना हम डिवीजन में आगे आगे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ परमानेंट सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। आप देखिए यहां 3, यहां 2, यहां 1, नंबर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स रिमेन सेम। ठीक बेटा, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड हो रही है, एक मेरिस्टेमेटिक एक परमानेंट, इसका मतलब है नंबर ऑफ परमानेंट सेल्स बढ़ रहे हैं। इनको परमानेंट हमने क्यों कहा, इसको मेरिस्टेमेटिक क्यों? क्योंकि जब इसको मेरिस्टेमेटिक इसलिए, पहली पूरी सेल को मेरिस्टेमेटिक इसलिए कहा बिकॉज इट रिटेन्स पावर ऑफ डिवीजन, इट रिटेन्स पावर ऑफ डिवीजन। इसके पास पावर ऑफ डिवीजन की कैपेसिटी है। ये डिवाइड हो गई, इसने दिखाया, मगर उसके बाद जो इस एक सेल ने 2 सेल्स बनाई है, वो 2 सेल्स जो बनी इस सेल से, ठीक है, मगर उन 2 सेल्स में दोनों सेल्स ने पावर ऑफ डिवीजन को रिटेन नहीं किया, इसने रिटेन किया सिर्फ। तो ये सेल जो है, इट हैज लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन, इट हैज लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। इसने जो पावर ऑफ डिवीजन लूज किया, इसका मतलब है ये आगे होकर डिवाइड नहीं होगी। तो इसको क्या करना है, इसलिए इसको प्लांट किसी काम पर लगाता है। जाओ रूट बनाओ, जाओ सीड बनाओ, जाओ लीफ बनाओ। इसका मतलब है इस सेल ने कोई काम असाइन किया, इन 2 सेल्स ने कोई काम असाइन किया, इन 3 सेल्स ने कोई काम असाइन किया। इस काम के असाइन करने को डिफरेंशिएशन कहते हैं, यानी कि formation of permanent cells, formation of permanent cells from meristematic cells, it's called differentiation. When meristematic cells form such cells which will not divide further, instead of division there is some work which is assigned to such cells, that's called differentiation. अगर ये डिफरेंशिएटेड सेल्स है, क्या मतलब डिफरेंशिएटेड सेल्स का मतलब ये है, ये किसी सेल से बनी है मगर आगे इनसे कोई सेल नहीं बनेगी। इंस्टेड ऑफ डिवीजन दे विल रिटेन सम वर्क, कोई परमानेंट काम ये ले रहे, हमें कोई काम दे दो हम काम करेंगे, हम आगे डिवीजन नहीं करेंगे। इस चीज को डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो यहां पे ये डिफरेंशिएटेड सेल है, इसमें ये 2 सेल्स डिफरेंशिएटेड सेल्स है बेटा, इसमें ये 3 सेल्स डिफरेंशिएटेड सेल्स है। ये सेल्स जो डिवाइड हो रहे हैं, ये कोई काम नहीं ले रहे हैं, हम कहेंगे ये सेल जो यहां तक है ये अनडिफरेंशिएटेड है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है परमानेंट सेल्स की क्या खूबी है, परमानेंट सेल्स की खूबी है दे आर डिफरेंशिएटेड सेल्स। ये कोई वो सेल्स है जिनको कोई काम असाइन किया गया। ये सुनाएंगे हमारा काम रूट का बनाना है, हमारा काम लीफ का बनाना है, यानी कि कोई ना कोई काम इनसे आप सुनोगे, इनसे कोई काम डिवीजन के बगैर नहीं सुनोगे, कोई काम करते ही नहीं। क्यों? इनका काम एक है डिवीजन करना, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। तो ये काम, ये सेल्स का बनना, इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन दे आर फॉर्म्ड। अगर मैं कहूंगा व्हाट इज द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यू कैन से सर दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, they will not retain any work, they will not take responsibility of any structural formation, they have already one function, that is to divide and divide, divide and divide, divide and redivide. okay beta, तो इनकी क्या सिफत है, they are mass of differentiated cells, मेरिस्टेमेटिक they are mass of undifferentiated cells. ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात undifferentiated cells and immature, undifferentiated और क्या है दूसरी क्वालिटी इनकी, they are undifferentiated and immature. ये सेल्स जो है बेटा ये undifferentiated and immature. immature क्यों? अगर ये मैच्योर बन जाएंगे तो इनको कोई काम दिया जाएगा। ये immature है क्योंकि जब सेल्स में कोई सेल
चीज़ जो होती है ना, कोई जब सेल्स में सारी चीज़ें बनती है तो वो कोई सीधी सी बात है, जो सेल मैच्योर होगी वो कोई ना कोई फंक्शन को रिटेन करेगी। इनको मौका ही नहीं मिलता मैच्योरिटी को पहुंचने में। जो ही ये मैच्योरिटी से पहले ये डिवाइड होते हैं, फिर डिवाइड होते हैं, फिर डिवाइड होते हैं। हाँ, जिन सेल्स को ये बनाते हैं जो आगे डिवाइड नहीं होंगे वो मैच्योर होंगे। जब ये मैच्योर होंगे तो कोई फंक्शन करेंगे। तो इनकी फंक्शन है डिफरेंशिएशन, मेरिस्टेमेटिक की फंक्शन है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। दूसरी, इसका मतलब है बेटा जो आप मेरिस्टेमेटिक सेल्स पढ़ रहे हो ऑटोमेटिकली आप इसकी एंटीगोनिस्टिक फीचर्स को ऐड करते जाओ और परमानेंट सेल्स के, परमानेंट टिश्यू के फीचर्स वही है। इसके अपोजिट फीचर्स जो है, मेजॉरिटी फीचर्स जो इसके अपोजिट फीचर्स है वो परमानेंट टिश्यूज के हैं। तो सबसे पहले आपने क्या कहा, अनडिफरेंशिएटेड एंड इमैच्योर सेल्स, दे विल नेवर means reach to the maturity. Before they reach the maturity they start to divide. तो क्या है पहली क्वालिटी इनकी मेरिस्टेमेटिक की, अनडिफरेंशिएटेड एंड इमैच्योर। एक दूसरी बात, जब बेटा अगर मैं आपको कहूंगा ये मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा, इसको कहते हैं मिडल लैमेला। क्या कहते हैं, मिडल लैमेला। मिडल लैमेला इज अ पार्टीशन बिटवीन डिफरेंट सेल्स। फॉर एग्जांपल दिस इज मिडल लैमेला एंड मिडल लैमेला के अंदर ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2 है, ये सेल नंबर 3 है। ठीक, मिडल लैमेला के अंदर सेल नंबर 1 के अंदर जब डिपोजिशन होती है सेल वॉल की ऐसे ऐसे ऐसे, तो जब मिडल लैमेला के अंदर डिपोजिशन होती है, मेजॉरिटी जो इसका कंपोजिशन है वो सेल्यूलोज होता है, इसलिए हम कहते हैं इन प्लांट सेल वॉल इज सेल्यूलोजिक। ऐसे ये सेल्यूलोज है, तो क्या बनाया सेल्यूलोज ने, इसने बनाया प्राइमरी वॉल, इसको कहते हैं प्राइमरी वॉल। इसी तरह इस सेकंड का भी बनेगा बेटा, इसी तरह थर्ड का भी बनेगा। तो प्राइमरी सेल वॉल जब बनता है बेटा तो अभी भी सेल में फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक, नॉर्मल क्या होता है, पहले सेल वॉल डिपॉजिट होता है, ये सॉरी प्राइमरी सेल वॉल डिपॉजिट होते हैं, धीरे धीरे इसमें और एडिशंस होते रहते हैं। अभी ये प्राइमरी सेल वॉल मेनली होती है सेल्यूलोज की, न सुब्रिन होता है न लिग्निन होता है, बल्कि क्या होता है, पैक्टिन होता है, हेमिसेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज होता है। किसमें, प्राइमरी सेल वॉल में। यानी कि प्राइमरी सेल वॉल में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, हेमिसेल्यूलोज होता है और पैक्टिन होता है। ये क्वालिटी है प्राइमरी सेल वॉल की। सेकेंडरी सेल वॉल जब होती है बेटा तो इसमें लिग्निन ऐड होता है, इसमें सुब्रिन ऐड होता है, उस प्रोसेस को हम लिग्निफिकेशन कहते हैं, सुब्रिनाइजेशन कहते हैं। मगर याद रखिए जितना इनमें एक एक लेयर ऐड होती जाएगी सेल्स में हार्डनेस आती जाएगी, सीधी सी बात है। जितना हम ऐड करते जाओ, अभी आपके पास चाय की एक प्याली है या कोई चीज़ है, पानी का एक गिलास है, जितना आप कम डालोगे अभी भी फ्लूइडनेस दिखेगी, जितना आप चीज़ें उसमें ऐड करते जाओगे वो सॉलिडिफिकेशन हो ही जाएगी, सॉलिडिफिकेशन, अब वो सॉलिड स्ट्रक्चर बनने लगता है। इसी तरह जब आप इसमें एक ही लाइन देखोगे, यानी कि इसकी सेल वॉल सिर्फ अभी प्राइमरी है, ये फ्लेक्सिबल होगा, इलास्टिक होगा। अब जितनी इसमें एडिशन लेयर होगी, सेल्स में जितनी एडिशन लेयर होगी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और इसकी इलास्टिसिटी खत्म होती चली जाएगी। क्योंकि सीधी सी बात है, जितनी डिपोजिशन सेल में होगी इसका प्रोटोप्लाज्म कम होता जाएगा, पानी कम होता जाएगा, सॉलिड चीजें ऐड होती जाएगी, सीधी सी बात है इलास्टिसिटी भी कम हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या खुसूसियत है, दूसरी खुसूसियत यह है इनमें सेकेंडरी डिपोजिशन नहीं होती है। क्या होती है, इनमें सेकेंडरी डिपोजिशन नहीं होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल की ये क्वालिटी है, इनकी सेल वॉल सिर्फ प्राइमरी होती है। इनकी सेल वॉल क्या होती है, इनकी सेल वॉल सिर्फ प्राइमरी होती है। दैट मीन्स ओनली प्राइमरी सेल वॉल। देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें ये चीजें होगी, सेल्यूलोज होगा, हेमिसेल्यूलोज होगा, पैक्टिन होगा, न सुब्रिन होगा न लिग्निन होगा, जिसकी वजह से सेल फ्लेक्सिबल है। क्यों, इसको डिवाइड होना है बेटा। अगर इसमें एडिशन डिपोजिशन होगी तो इसको डिवीजन होने में तकलीफ होगी। हाँ, परमानेंट सेल्स जो है
उनमें डिपोजिशन हो जाए, उनको तो काम करना है। इनको एक ही काम, जिस तरह हम कहते हैं भाई फुर्तेला होना चाहिए, जितना स्लिम होता है फुर्तेला होता है ना, वो एकदम से काम करता है। जितना मास चढ़ता है उसको उठना भी मुश्किल होता है, चलना भी मुश्किल होता है। इसी तरह ये फुर्तेली सेल होनी चाहिए, इनमें ज्यादा डिपोजिशन नहीं होनी चाहिए, ये फुर्तेली होनी चाहिए, क्योंकि ये मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव सेल्स होनी चाहिए, क्योंकि मेरिस्टम कहते ही है उस रीजन को जहां पे हाईली जो है एक्टिव सेल डिविजन्स होनी चाहिए। तो मैंने तीसरी बात कही, मेरिस्टम में ये इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इनमें होती है प्राइमरी सेल वॉल। दूसरा है, पहले अनडिफरेंशिएटेड एंड इमैच्योर, दूसरी बात ओनली प्राइमरी सेल वॉल, क्योंकि सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन। इससे क्या होगा, प्राइमरी सेल वॉल से क्या होगा, इससे ये सेल्स थिन भी होंगे, इलास्टिक भी होंगे और बेटा फ्लेक्सिबल भी होंगे। सीधी सी बात है, जितनी इनकी सेल वॉल में कम डिपोजिशंस होगी उतने नरम होंगे, समझ में आ गई बात, उतने थिन होंगे सेल्स, इलास्टिक, फ्लेक्सिबल। जब आप देखते हो, इससे पहले हम वहां पहुंचे, एक इंट्रोडक्टरी में आपको एक लफ्ज बता रहा हूं। जब आप देखते हो किसी प्लांट को, हम जब प्लांटिंग हम करते हैं प्लांट्स की, किसी प्लांट को हम जब जमीन में रखते हैं किसी प्लांटिंग के दौरान, आप देखो वो नरम होता है, धीरे धीरे जब वो प्लांट ग्रो करता रहता है वो हार्ड बनता जा रहा है, उसका स्टेम जब वो मोटा होता है। मगर आप जितना प्लांट के ऊपर जा रहे हो ना टहनी पे, आप उसकी टहनी का टिपला वो बहुत नरम होगा। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहां पर है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसकी खुसूसियत है, ये डिवाइड होता चला जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पीछे जो सेल्स ये छोड़ रहा है वो परमानेंट बन रहे हैं। तो नीचे जो आप देख रहे हो तन्ना किसी ट्रंक किसी ट्री का, उसमें सेकेंडरी डिपोजिशंस या टेरिशरी डिपोजिशंस होती है, वो बहुत मोटा होता है, क्योंकि उनका काम डिवीजन का काम नहीं होता है, डिवीजन का काम ऊपर का काम होता है। इसलिए ऊपर वाली टहनी आप देखो, जिसको हम चबाते हैं, मिसवाक करते हैं कभी कभार, वो टहनी का टर्मिनल पोर्शन हम करते हैं। क्यों? वहां पे मॉस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जो ओनली जिनमें प्राइमरी सेल वॉल हो ना, उसको हम चबाते हैं, उस टहनी को हम चबाते हैं। जितनी सेकेंडरी डिपोजिशंस इनमें होंगी उतने वो हार्ड स्टिफ बन जाएंगे, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? undifferentiated cells, immature, only primary cell wall which contains cellulose, hemicellulose, pectin, जिसकी वजह से ये थिन है, ये इलास्टिक है, ये फ्लेक्सिबल है। समझ में आ गई बात? और एक इनमें क्या है, इनमें और एक खुसूसियत है बेटा, चूंकि सेल टू सेल कनेक्शन होता है, जिस तरह आप ह्यूमंस में देखते हैं, कभी कभार हम इंजेक्शन करते हैं एक जगह, इंसुलिन करते हैं या जो भी इंट्रामस्कुलर करते हैं, वो हम एक जगह करते हैं और वो दवाई बाकी जगहों पर कहाँ पहुंचती है? एक्चुअली जो भी चीजें सेल में पहुंच जाती है ना, सेल टू सेल डिफ्यूजन होता है, क्योंकि सेल को एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। दिस रीजन इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा। तो इनमें क्या होता है, क्यों ये इसमें मिडल लेवल है बेटा, ये इसकी प्राइमरी सेल वॉल ऐसे है, ठीक, ये प्राइमरी सेल वॉल ऐसे है। अगर आप देखोगे ना नॉर्मली सेल्स कैसे होते हैं, ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन इसकी ऐसी है। अब चूंकि एक ही साइड में नहीं है, मिसाल के तौर पर यहां ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे है, ठीक, यहां पे भी अगर दूसरी सेल होगी तो यहां पे भी ऐसे है। इसका मतलब है सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट है थ्रू द पोर्स इन बिटवीन द सेल, दैट पोर्स रीजन इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। इनको क्या कहते हैं? इन कनेक्शंस को कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है सेल्स मटेरियल एक्सचेंज करें, सेल्स मटेरियल एक्सचेंज करें। देयर मस्ट बी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स अमंग द सेल्स, सो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स अमंग द सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। अच्छा, इनकी खुसूसियत क्या है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की? मेरिस्टेमेटिक सेल्स की ये खुसूसियत है कि इनके अंदर एबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं, एबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, यानी कि प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस तो है ही, मगर इनकी खुसूसियत है इनके अंदर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बहुत होते हैं, बहुत प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन इनके अंदर होता है, ठीक। ये भी इनकी क्वालिटी, यानी कि इसका मतलब है बेटा, अगर मैं आपको एक क्वालिटी कभी सुनाऊंगा, इसको मिटाऊंगा, ऊपर इरेज करूंगा। इफ आई आस्क यू बेटा, देयर इज ए टिश्यू एक्स,
I will not name it. I will not start with the name. It's a meristematic tissue. I will ask you. I will just ask you, and I will means let you to name the tissue when you listen the diagnostic features from me. If I will ask you, beta, there is a tissue X, मैं उसकी qualities बताऊंगा. Undifferentiated है, ये काफी है, पहले ही ये लफ्ज ही काफी है. Immature है, वो टिश्यू है जिसकी सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल बनी से उसमें सेल वॉल होती है, सेकेंडरी डिपोजिशन नहीं होती है. अच्छा, वो थिन होती है, इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है. अच्छा, वो टिश्यू जिसके सेल्स के दरमियान एबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होता है. तो आप एकदम से कहोगे सर यू आर टॉकिंग अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके. और एक बात, इनके अंदर चूंकि ये एक्टिव, हाईली एक्टिव है, इनको हाईली एक्टिविटी मेटाबॉलिकली, ये और इनकी खुसूसियत है मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव, मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में एक्टिव, इनको डिवाइड होना है, हाईली एक्टिव होनी चाहिए, और सारा डिवीजन का मामला साइटोप्लाज्म पर है. ठीक, तो इसका मतलब है साइटोप्लाज्म इनका डेंस होगा. ये जो साइटोप्लाज्म, क्यों, इसी में सारा मटेरियल है, एनर्जी है, सारी चीजें हैं जिससे एक्टिव हो जाएंगे. तो इनकी क्या है और एक खुसूसियत, डेंस साइटोप्लाज्म है. उसके साथ साथ, अच्छा, साइटोप्लाज्म में बॉस कौन है, न्यूक्लियस. तो इनके अंदर, इनके सेल्स के अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स के अंदर न्यूक्लियस लार्ज होना चाहिए और प्रोमिनेंट होना चाहिए. ये लार्ज, बड़ा, प्रोमिनेंट, अच्छा खासा, मैच्योर न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. ये बड़ा भी है, मैच्योर भी है. तो मैंने क्या कहा, इनकी खुसूसियत क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म, लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. ये इनकी क्वालिटी है. ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की मैं क्वालिटी आपके सामने बता रहा हूं. समझ में आ रही बात? दैट मीन्स इफ यू सी द प्लांट, डोंट थिंक हाउ मेनी टिश्यूज यू आर जस्ट काउंटिंग इन द प्लांट. You take this point, you just keep this point in your mind. Then when you analyze the plant body, there are only two types of tissue in the plants. Only two types. Okay, that's one is meristematic tissue, one is permanent tissue. अगर ये qualities है तो meristematic है, अगर ये qualities नहीं है तो permanent है. क्योंकि अगर ये नहीं है तो permanent है, तीसरा tissue है ही नहीं. तो इसका मतलब है बेटा, प्लांट में जिन टिश्यूज की ये क्वालिटी है उसको आप रखोगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में. ठीक. उसके बाद वैक्यूल्स, जो क्या कहते हैं इसको, वैक्यूल्स जो होते हैं, जिस तरह हमारे अंदर किडनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, या डस्टबिन्स में कहूँगा, ये वैक्यूल्स भी एक रिजर्वायर का काम करता है. कभी कभार ऑयल स्टोर करता है, कभी कभार वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करता है, कभी कभार ये लीव्स में स्टोमेटल फंक्शन में काम आते हैं. तो वैक्यूल्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म में, इनके साइटोप्लाज्म में जो वैक्यूल्स होते हैं, यही वजह है, ये जो वैक्यूल होता है ना बेटा प्लांट्स में, वैक्यूल की वजह से ये न्यूक्लियस बीच में नहीं होता है, न्यूक्लियस इनमें पेरिफेरी होता है. यानी कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज, दिस इज न्यूक्लियस. इन प्लांट्स न्यूक्लियस इज पेरिफेरल इन पोजीशन, न्यूक्लियस इज पेरिफेरल इन पोजीशन. व्हाई? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल. In case of animals, there is no vacuole. We have different systems for the function, but the function is assigned to vacuole here in plants, because they don't have all the systems here which are concerned and which are assigned to perform different activities. So here they have to manage the activities. Vacuole is for that purpose. Okay? तो मगर जहाँ पे vacuole है वहाँ पे nucleus peripheral in position होगा. In case of animals, there is no vacuole. That's why it's centric in position. Okay? मगर in case of meristematic tissue, there is no vacuole. In case of meristematic tissue, there is no vacuole, or else, दूसरी बात, that means vacuoles absent. Vacuoles absent. अगर है भी, if present, then reduced. If present, then reduced. यानी कि खत्म हो चुके हैं, वो अपने फंक्शन के काबिल नहीं रहे हैं. क्यों? अगर वैक्यूल्स इनमें रहेंगे तो इनमें रिजर्व जो है फूड मटेरियल कभी स्टोर होगा, या कभी कभार एक्सक्रीटरी, जो इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वेस्ट रेजिड्यू है, वो इसमें स्टोर हो जाएगा. अगर इसमें चीजें स्टोर होने लगेगी, इनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, डिवाइड इनको होना है, ये इनसे फ्री होनी चाहिए. ये अपना मलबा भी दूसरे सेल्स में, परमानेंट सेल्स में डाल देती है अगर इनकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट जिसको हम कहते हैं.
इसलिए एर्गैस्टिक मटेरियल और मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो अगर ये खुद स्टोर करने लगेंगे, ये मैच्योर हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनको डिवाइड होने में तकलीफ हो जाएगी, इनको प्रॉब्लम हो जाएगी डिवाइड होने में। तो इसकी जिसकी वजह से वैक्यूल्स एब्सेंट, अगर हैवी देन रिड्यूस्ड, इसका मतलब है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की ये खूबी है, उनमें वैक्यूल्स नहीं होते, इसलिए एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है, मेटाबॉलिक वेस्ट इज नॉट स्टोर्ड इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक। और एक क्वालिटी इनकी प्लास्टिड्स एब्सेंट, दैट मीन्स दे नेवर परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का परफॉर्म करना ये भी डिफरेंशिएशन का ही काम है, कोई काम जिम्मा लेना, कोई काम करना, डिफरेंशिएशन। तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, जब ये अनडिफरेंशिएटेड है तो फोटोसिंथेसिस तो करेंगे ही नहीं, फोटोसिंथेसिस करेंगे ही नहीं, प्लास्टिड्स है ही नहीं, प्लास्टिड्स एब्सेंट। अगर है भी ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोप्लास्टिड्स। क्यों? प्लास्टिड्स जो होते हैं बेटा वो पहले प्रोप्लास्टिड्स होते हैं। प्लांट हम कहते हैं भाई प्लांट्स में प्लास्टिड है, छोटा इमैच्योर प्लांट है, अभी ये फोटोसिंथेसिस के काबिल नहीं, इसमें भी प्लास्टिड होता है, मगर प्रोप्लास्टिड्स होते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये प्लांट प्रोप्लास्टिडियल स्टेज में है। प्लास्टिड्स है, इमैच्योर है, अभी काम के काबिल नहीं है, उसके बाद इनका कन्वर्शन होता है और मैच्योर प्लास्टिड्स बनते हैं आम प्लांट्स में। तो ये काम करता है फोटोसिंथेसिस का। जिस प्लांट में अभी भी इमैच्योर है उसमें प्रोप्लास्टिड्स है बेटा, इसलिए जिनमें प्रोप्लास्टिड्स है उनमें अभी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो जब तक ये प्लास्टिड्स न बन जाए, यानी कि एक्टिव ना हो जाए, मैच्योर न बन जाए। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं इनमें तो प्लास्टिड होते ही नहीं, क्योंकि इनको काम करना ही नहीं कोई डिवीजन के बगैर, इनको सिर्फ डिवाइड होना है। अगर प्लास्टिड्स पहले एब्सेंट है, अगर अब प्रेजेंट है भी, तो ये प्रोप्लास्टिड्स है। इसका मतलब है मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं बेटा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में प्लास्टिड्स एब्सेंट है। अगर है प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट देन प्रोप्लास्टिड्स ओनली, प्रोप्लास्टिड्स ओनली। समझ में आ गई बात? देन प्रोप्लास्टिड्स ओनली। ठीक। अच्छा, और एक बात आपने देखी है, सेल और सेल के दरमियान बीच वाली गैप नहीं। क्या मतलब? एक हो गया ऐसा स्ट्रक्चर बेटा, ऐसा सेलों के दरमियान जगह, इसको कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। इंटर इन बिटवीन, सेल्यूलर सेलों के दरमियान, इंटरसेल्यूलर स्पेस कहते हैं वो स्पेस जो सेलों के दरमियान है। अगर कोई स्पेस सेल में है हम कहेंगे इंट्रासेल्यूलर स्पेस, अगर कोई स्पेस यहां पे है हम कहेंगे इंट्रा, इनसाइड। सेल्यूलर मींस इनसाइड द सेल, इंट्रासेल्यूलर स्पेस, इसको क्या कहेंगे? इंट्रासेल्यूलर स्पेस। या इसको मैं हटाऊंगा, फॉर एग्जांपल ये है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये क्या है? इंट्रासेल्यूलर स्पेस। ये वाली स्पेस क्या है? ये इन बिटवीन, ये इनसाइड द सेल है स्पेस, ये इन बिटवीन द सेल्स है ये। तो मैं कहूंगा इंटरसेल्यूलर स्पेस, इसको कहते हैं इंट्रासेल्यूलर स्पेस। इंट्रा मीन्स इनसाइड, इंटर मीन्स इन बिटवीन। इंट्रा स्कूल कंपटीशन, स्कूल में अपने ही बच्चों के दरमियान कंपटीशन है। इंटर स्कूल कंपटीशन, दो स्कूलों के दरमियान कंपटीशन है। ठीक, स्कूलों के दरमियान कंपटीशन इंटर स्कूल कंपटीशन, स्कूल के अंदर कंपटीशन इंट्रा स्कूल कंपटीशन। इसी तरह इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स की क्या खूबी है? देखिए, सेल टू सेल कनेक्शन, बीच में आप स्पेस कहीं नहीं देखिए, ये तो प्लाज्माडेस्मेटल कनेक्शन है, ये मत है ऐसा सेलों के दरमियान स्पेस नहीं है ही नहीं। ये मिडल लेमेला, ये प्राइमरी वॉल, ये भी प्राइमरी वॉल। तो इसका मतलब है, और एक क्वालिटी क्या है बेटा यहां पे? नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। क्या है? नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। समझ में आ गई बात? रिवाइज करने की बेटा कोई जरूरत नहीं। इफ यू वांट मी टू रिवाइज, यू कैन रिवाइज माय वीडियो, यू कैन रिवाइंड माय वीडियो, you can repeat this video. So there's one advantage, in order to reduce the loss of time while repeating, you can go to if you want to repeat, if you want me to repeat, you can repeat the video, you can rewind the video again. But I request you again, when you are going to watch the video, watch it carefully, don't try to skip the things, and you just keep a notebook and a pen in your hand and start to pen down the points. Because अगर आप सोचेंगे हम सिर्फ इसको याद रहेंगे, ऐसे वीडियो है कभी भी देखेंगे, it never happens.
ऐसा कभी नहीं होता है कि फिर बाद में उन चीज़ों को देखने का मौका मिलता है। आप बस प्रैक्टिस, मोर यू प्रैक्टिस द थिंग्स, यू हैव टू गो फॉर द प्रैक्टाइजिंग this process. More you practice, more you memorize, more you remember, more you learn, because practice makes a man perfect. Not saving videos makes you the perfect. Only practice makes a man perfect. You have to practice it. Okay, practice means you have to take pen and notebook, you have to start the practice process. ठीक, तो समझ में आ गया? आप इसको रिवाइंड भी कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद बेटा हमको पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स। क्या मतलब? मेरिस्टम हमने कहा ये वो रीजन है, मिसाल के तौर पर ये एक रीजन है, ये वो रीजन है जहां पे सेल्स है। सीधी सी बात है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप ऑफ सेल्स, अभी आप देखोगे इनकी इंटरसेलुलर स्पेस कैसे बनाई। फॉर एग्जांपल ये कोई रीजन है ऐसे कोई रीजन है, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस है ही नहीं बेटा, ऐसे है। ठीक, तो बहरहाल ये हमको सारा टिश्यू ऐसे ही बनाना है। तो अगर मैं सारे को ऐसे बना, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं, तो जहां पे आपको ये रीजन मिलेगा, ये वाली, हम इसको मेरिस्टम कहते हैं, इसको मेरिस्टम कहते हैं। अगर यहां पे वो सेल्स मिले इस रीजन में, जो क्वालिटीज हमने अभी पढ़ी, जिस जगह पे भी ये सेल्स मिलेंगे उस जगह का नाम मेरिस्टम है, और उस टिश्यू का नाम मेरिस्टमैटिक टिश्यू है। यानी कि इस जगह का नाम क्या है? मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूंगा भाई ये कोई प्लांट है, ये प्लांट का टिप है, ये प्लांट के रूट्स है, ये जमीन के नीचे रूट्स है, ये रूट्स, ये स्टेम, ये लीफ। मैंने आपको कहा ये क्वालिटीज आप ढूंढ रहे हो, आपने पाई ये क्वालिटीज यहां पर, मिसाल के तौर पर मैंने कहा सर इधर आइए। मैं कहा क्या सर, जो आपने क्वालिटीज अभी कही वो हमको मिली। कहां पे मिली बेटा? सर हमको यहां पे मिली, जो भी आपने क्वालिटीज कही। मैं कहूंगा बेटा ये जो अंदर में आप ग्रुप ऑफ सेल्स देख रहे हो ना, इसी को मेरिस्टमैटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टमैटिक, इसको मेरिस्टमैटिक टिश्यू कहेंगे। किसको? ग्रुप ऑफ सेल्स को मेरिस्टमैटिक टिश्यू कहेंगे, और इस जगह को मेरिस्टम कहेंगे। मेरिस्टम उस जगह को कहेंगे जहां पे सेल्स एक्टिवली डिवाइड हो रहे हो, और एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स के ग्रुप्स को टिश्यू कहेंगे। कौन सा टिश्यू? मेरिस्टमैटिक टिश्यू। अब समझ में आ गई आपको बात कि मेरिस्टमैटिक टिश्यू और मेरिस्टम के अल्फाज में क्या फर्क है। मेरिस्टम उस रीजन को कहते हैं जहां पे मेरिस्टमैटिक टिश्यू होता है। तो अब सवाल है सर क्या मेरिस्टम की टाइप्स है? मैं कहता हूं हाँ मेरिस्टम की टाइप्स है। सर कितनी टाइप्स है? मैं कहता हूं बेटा जब आप टाइप कहोगे ना, सर इज एनी काइंड ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू और इज एनी टाइप ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू, तो मैं कहता हूं बेटा मेरिस्टम्स की या मेरिस्टमैटिक टिश्यू की बहुत सारी टाइप्स है, मगर हर वक्त टाइप चेंज होता है ऑन बेसिस। मिसाल के तौर पर आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। इस क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, या इस स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं? हमारे स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं टोटल। मैं कहूंगा बच्चों आप 100 स्टूडेंट्स हो, आप दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाइए। आप कहोगे सर ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड 11th 12th और ऑन द बेसिस ऑफ जेंडरनेस। इसका मतलब है अगर बेस चेंज हो गई तो स्टूडेंट्स की रिशफलिंग हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर मैंने कहा 100 स्टूडेंट्स, बेटा आप ग्रुप बनाओ ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, तो ये बन जाएगा 11th, इसमें आ जाएंगे फॉर एग्जांपल इसमें आ जाएंगे 50 स्टूडेंट्स, 12th में आ जाएंगे 50 स्टूडेंट्स। अलग अलग हो गई। मैंने क्या कहा? बेस क्या मैंने कही को, इसका मतलब है whenever you are talking about classification you have to keep base in your mind। किस बेस पे आप ग्रुप कर रहे हो, क्योंकि बेस बदलने से ग्रुप बदल जाता है। हर बेसिस पे ग्रुप एक ही नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ये 50 स्टूडेंट्स है, ये एक ग्रुप है। ये 50 स्टूडेंट्स 12th के हैं, ये दूसरा ग्रुप है बेटा। तो ये किसकी बुनियाद पे बना? ऑन द बेस ऑफ स्टैंडर्ड। 11th है कि 12th है। अब मैं कहता हूं बेटा अब दो ही ग्रुप बनाओ, नहीं 11th स्टैंडर्ड की बुनियाद पर नहीं बेटा, एकेडमिक्स की बुनियाद पर नहीं, आप ग्रुप बनाओ जेंडरनेस की बुनियाद पर।
इस 12th के बॉयज यहां पर आ जाएंगे, इन बॉयज के साथ यहां की गर्ल्स इनके यहां हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये फिर 50 आ गए, मगर इस वक्त के 50 और इस वक्त के 50 में फर्क होगा। क्यों? ये जेंडरनेस पे आ गया। अब क्या मतलब? अब इसमें बॉयज है, इसमें गर्ल्स है, तो रिशफलिंग क्यों हो गई? मैंने बेस को चेंज किया। जब मैंने रखा था ऑन बेस ऑफ स्टैंडर्ड, तो 11th और 12th के बॉयज एंड गर्ल्स यहां पे थे, इसमें बॉयज भी है प्लस इसमें गर्ल्स भी है, इसमें भी बॉयज भी है प्लस गर्ल्स भी है। तो यहां के बॉयज और गर्ल्स 12th, यहां के बॉयज एंड गर्ल्स 11th, ये भी एक क्लासिफिकेशन है। जब मैंने बेस चेंज की, क्राइटेरिया चेंज किया, रिशफलिंग हो गई। यहां के बॉयज यहां के आ गए इन बॉयज के साथ यहां के। अब जो ये 50 होंगे ये वो 50 नहीं होंगे बेटा जो यहां पे 50 थे। क्यों? चेंज क्यों हो गई? रिशफलिंग क्यों हो गई? मैंने बेस चेंज की। इसका मतलब है ना, मैं इन 100 स्टूडेंट्स को डिवाइड कर सकता हूं दो बार। पहले ऑन द बेस ऑफ स्टैंडर्ड 11th एंड 12th, ऑन द बेस ऑफ जेंडरनेस बॉयज एंड गर्ल्स, ऑन द बेस ऑफ अर्बन है कि रूरल है, गांव के कौन है और शहर के कौन है, फिर रिशफलिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब है जितनी बार मैं क्राइटेरिया बदलता रहता हूं, क्लासिफिकेशन बदलती रहती है। समझ में आ गई बात? अगर कोई बात समझ में नहीं आएगी रिवाइंड कीजिए वीडियो को। अब मेरिस्टम की क्या टाइप्स है? हम कहते हैं सर मेरिस्टम की भी इसी तरह बहुत सारी टाइप्स है, एक एक क्राइटेरिया पर एक एक टाइप है। अच्छा जरा बताइए। सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टम। क्या है हमारा टॉपिक? टाइप्स ऑफ मेरिस्टम। तो मैंने कहा सिर्फ टाइप्स ऑफ मेरिस्टम की एक ही बेस नहीं है, बहुत सारी बेसेस है, हर बेस पे अलग अलग क्राइटेरिया। क्या मतलब? पहला है, अगर मैं लिखूंगा ए टाइप्स ऑफ मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ, कौन सी बेस रखेंगे? जब मैं ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मैं बेसिस रहे, इसकी बेस क्या रखता हूं मेरिस्टम की? ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, यानी कि ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट की बुनियाद पर कि मेरिस्टम कब कब बना। कोई मेरिस्टम जन्म से ही होता है, पहले जब बच्चा मां के पेट में होता है। क्या मतलब? जब प्लांट सीड में ही होता है उस वक्त भी उसके पास मेरिस्टम होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोमेरिस्टम या प्राइमोडियल मेरिस्टम या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम। देखो बेटा, मेरिस्टम को टाइप्स में क्लासिफाई करना आसान है, मगर याद रहे किस बुनियाद पे हम कर रहे हैं। मैंने कहा टाइप्स ऑफ मेरिस्टम, मेरिस्टम की किस्में। आप कहते हो सर किसकी बुनियाद पर? एक बुनियाद है ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, प्रोमेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम, सॉरी प्रोमेरिस्टम, प्राइमोडियल मेरिस्टम, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम। समझ में आ गई बात? मिसाल के तौर पर, अच्छा ये समझ में आ गया? प्रोमेरिस्टम वो मेरिस्टम है बेटा जब सीड में ही प्लांट होता है। मिसाल उसके बाद अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये जब सीड ही होता है इसमें मेरिस्टम होता है, पहली सेल तो मेरिस्टमैटिक ही होती है। तो इस वक्त का मेरिस्टम ये है वक्त, यानी कि ये मेरिस्टम की टाइप से कब कब मेरिस्टम है, कब कब मेरिस्टम, कौन मेरिस्टम कब बना, ये उसी की बुनियाद है ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट। एक मेरिस्टम होता है जो मां के पेट में ही इस प्लांट के साथ है, इसको कहते हैं हम प्रोमेरिस्टम। बाद में ये प्लांट बनेगा, जब यहां से निकलेगा तो ये थोड़ा मेरिस्टम आगे जाएगा इस पर और एक थोड़ा यहां जाएगा, यही मेरिस्टम बाकी निकलेगा। क्यों? ये मेरिस्टम जब डिवाइड हो जाएगा ये मेरिस्टम बनेगा, जिसकी वजह से परमानेंट सेल्स बनते हैं। इसको पढ़ेंगे हम आगे। तो एक मेरिस्टम क्या है? प्रोमेरिस्टम, प्राइमोडियल मेरिस्टम, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम। बेटा बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा मेरिस्टम है प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम। तीसरा मेरिस्टम है सेकेंडरी मेरिस्टम। तो ये कौन सी क्लासिफिकेशन थी? ये टाइप्स ऑफ मेरिस्टम है, मगर किस बेसिस पर? ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट। कौन सा मेरिस्टम कब बना,
कौन सा मेरिस्टम कब से है, अभी हमने ये नहीं पढ़ा। एक है ना इसकी, जिस तरह ये है बेस ऑफ ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, इसी तरह मैं अगर इसकी बेस बदल दूंगा ना, बताओ टाइप्स ऑफ मेरिस्टम ऑन बेस ऑफ पोजीशन कहां पर है, तो अलग नाम निकलेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ मेरिस्टम, किस बुनियाद पर, ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, मेरिस्टम्स के बनने के बुनियाद पर, कौन कब बन रहा है। एक मेरिस्टम मां के पेट में ही होता है, उसको हम कहते हैं प्रोमेरिस्टम्स प्लांट्स में। एक बाहर जो ही प्लांट बाहर आता है तो मेरिस्टम्स बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टम। एक मेरिस्टम बुढ़ापे में आता है, बुढ़ापे में बनता है जब इसकी गर्थ इंक्रीज होनी हो, उसको कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। तो आज हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरी बात हमने पढ़ी टाइप्स ऑफ मेरिस्टम। ये ए है ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट। ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट मेरिस्टम्स आर ऑफ 3 टाइप्स, प्रोमेरिस्टम, or it can you can call it primordial meristem, or you can call it embryonic meristem. Second is primary meristem, third is secondary meristem. Now inshallah in next lecture I will make you to understand what is this meristem, what are the diagnostic features of this meristem, what are the diagnostic feature of this meristem, and what are the diagnostic feature of secondary meristem. Diagnostic features means if I will just name the qualities, the features of X मेरिस्टम, I will say it's X मेरिस्टम, ये कोई मेरिस्टम X है, उसकी क्वालिटीज में बताने जा रहा हूं, आपको खुद कहना है सर आप किस मेरिस्टम की बात कर रहे हैं, उसी को कहते हैं डायग्नोस्टिक फीचर्स। वो फीचर्स जिससे आप डायग्नोज करोगे सर किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोमेरिस्टम या प्राइमोडियल में से एम्ब्रियोनिक किसको कहते हैं, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑन द बेस ऑफ पोजीशन या कुछ और पढ़ेंगे इंशाल्लाह। टिल दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस लेक्चर। टेक केयर मींस यू हैव टू वॉच इट केयरफुली, you have to repeat. If you feel that you need to repeat, you have to repeat it, or else if you feel some while repeating, after repetition, if you feel further still the difficulties, you can message me and you can just clear your doubts from my side. Till that, take care of yourself. Khuda Hafiz.